हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम डेली न्यूज की बात करने वाले हैं और आज के हमारे जो डेली न्यूज का एनालिसिस होने वाला है 28 और 29 अप्रैल 2 दिन का डेली न्यूज का एनालिसिस करने वाले हैं। और द हिंदू से हमारी ये पूरी खबरें ली गई हैं, साथ में हमारी पीआईबी से भी ली जाती है। कुछ तो गवर्नमेंट की वेबसाइट द हिंदू और कुछ पीआईबी वगैरह से ली जाती है। तो ये जो वीडियो होने वाली है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि हमारी डेली करंट अफेयर्स आती थी, लेकिन वहां पर हम वन लाइनर लाते थे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने संशोधन किया है, तो यहाँ पर मैंने फुल डिटेल से 5-6 खबरों तो जो भी हो सकती हैं वो यहाँ पर लाने की कोशिश की हुई है। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला है, सोम्पेन जनजाति क्या है, नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन, भारत और दक्षिण एशिया में जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार है इसके बारे में, वाराणसी की तिरंगा बर्फी को और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला हुआ है इसके बारे में, भारत और फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति सप्लाई की गई इसके बारे में। तो यहाँ पर जो हमारी 5 करंट अफेयर्स होने वाली हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले हम सोम्पेन जनजाति को देख लेते हैं। आप ये जो सोम्पेन जनजाति है ना, आप इसको देख पा रहे हो, तो ये सोम्पेन जनजाति क्या कोई बता सकता है किस राज्य केंद्र प्रदेश से इसका संबंध है? अगर बता सकते हो तो परफेक्ट है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अदरवाइज हम चर्चा में क्यों इसको देख लेते हैं। तो लोकसभा का चुनाव 2024 के पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसके दौरान जो सोम्पेन जनजाति है, कौन सी सोम्पेन जनजाति है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7 सदस्यों ने 75 साल में पहली बार वोट डाला। अच्छा, तो समझिएगा, सबसे पहले तो अंडमान निकोबार से यह संबंधित है सोम्पेन जनजाति। 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जो 7 सदस्यों की, याद रखिएगा, 7 सदस्यों की समूह ने पहली बार मतदान किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मतदान किया हुआ है। सोचिएगा, अपने लोकतंत्र में है ना। तो लोकसभा के 2024 में तो सोम्पेन जनजाति अब आ सकती है क्वेश्चन में, पेपरों में, कहा किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश संबंध है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। सोम्पेन जनजाति के बारे में, सोम्पेन जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का केंद्र शासित प्रदेश के निकोबार द्वीप पर रहने वाला एक छोटा सा समुदाय है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में भी कहां पर रहता है? निकोबार में रहता है। ठीक है, तो निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर ये पाई जाती है। वास्तविक रूप में है मंगोलियन जाति से है, याद रखिए। विशेष रूप से कमजोर जनजाति जिन्हें हम पीवीटीज कहते कहते हैं इस समूह में शामिल किया गया है। तो इनको विशेष कमजोर जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या केवल 229 बची है। कितना बची है? केवल 229 ही बची है, याद रखिएगा। सोम्पेन पृथ्वी पर सबसे अलग थलग जनजातियों में से एक है। उनमें अधिकांश बाहरी लोगों के साथ संपर्क से इनकार कर देते हैं। तो ये जो बाहरी लोग होते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं निकोबार में, ये इनके संपर्क में आने से पहले ही इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम संपर्क में नहीं आएंगे। कुछ खासियत भी होती है इनको, क्योंकि अगर ये किसी के संपर्क में आने थे तो इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स होते हैं, तो इसीलिए ये संपर्क में नहीं आते हैं और ये अलग थलग रहते हैं। ठीक है, इस जनजाति के लोग बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, है ना, शर्मीले बहुत होते हैं। सोम्पेन जनजाति के लोग शारीरिक रूप से काफी कमजोर है, मतलब जो शारीरिक इनकी बनावट है उस रूप से बहुत कमजोर है। यहाँ के लोग मूल रूप से शोम्पेन भाषा बोलते हैं। तो ये शोम्पेन जनजाति है और इनकी भाषा कौन सी है? शोम्पेनी भाषा है। तो शोम्पेन जनजाति शोम्पेन भाषा बोलते हैं। निकोबार द्वीप समूह से इनका संबंध मुख्य रूप से है, वैसे आप इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसे नॉर्मली कहेंगे। अब विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति जिसे हम पीवीटीज में शामिल करते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो 1973 में 1973 में डेवर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया हुआ था। जो जनजाति समूह में कम विकसित है उन लोगों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता था। परंतु 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह मतलब कि पीवीटी कर दिया है। तो यहाँ पर नाम था पीवीटी, यहाँ पर नाम हो गया पीवीटी। वर्तमान में 75 समूह की पहचान की गई है। तो आपको पता होगा कि 75 पीवीटीज यहाँ पर वर्तमान में पहचाने गए हैं और उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 75 जनजाति समूह ऐसे हैं जिनको पीवीटीज का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें से सोम्पेन जनजाति भी है। नेक्स्ट हमारा इस सप्ताह नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है नासा का ड्रैगन फ्लाई। कौन सा है? नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन है। वो है ड्रैगन फ्लाई मिशन की फोटो देख पा रहे हो, क्या कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं। नासा ने शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है।
तो आप सोचिएगा, सबसे पहले यहाँ पे 3-4 चीजें निकल कर आती हैं। नासा ने किस मिशन के लिए? सनी के लिए। तो सनी के किसके? चंद्रमा के लिए। चंद्रमा कौन सा है? टाइटन के लिए। याद रखने वाली बात है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है, सनी के चंद्रमा ग्रह जो कि टाइटन नाम है उसके लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। यह मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2034 तक टाइटन पर पहुंचेगा। सोचिएगा कितने साल बाद पहुंचेगा, कितने साल बाद पहुंचेगा? तो 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा और जाकर ये लैंड करेगा 2034 में। तो करीब करीब 6 साल में आसपास ये टाइटन पर पहुंचेगा। ड्रैगन फ्लाई के बारे में समझ लेते हैं कि ड्रैगन फ्लाई क्या है। यह एक डुअल डुअल कोड कॉप्टर है। क्या है? डुअल कोड कॉप्टर है जिसे सनी के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया। तो सनी की जो सतह है ना, उस पर जो उड़ान कर सके, उस पर उड़ान भर सके, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। पहली बार है जब नासा ने किसी अन्य ग्रह पिंड की सतह पर विज्ञान के लिए वाहन उड़ाया गया। याद रखिए, नासा का भी ये पहली बार है। तो ये ड्रैगन फ्लाई पूछा जा सकता है, याद रखिए, इंपोर्टेंट है। शनि के लिए है, शनि के चंद्रमा कौन सा है? टाइटन, उसके लिए ये बनावट की जा रहा है। 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका निर्माण की बात करें तो ड्रैगन फ्लाई को लॉरेल मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में इसको डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। नासा के लिए मिशन का प्रबंधन भी करता है, याद रखिए। ठीक। उद्देश्य क्या है? अब ये टाइटन पर जब जाएगा तो टाइटन पे क्या घूम फिरने थोड़ी ना जा रहा है कि भाई या चलो घूमने फिरने जा रहे हैं और कुछ करेंगे देखेंगे। तो ये जल और तरल हाइड्रोजन का पता लगाएगा। ये किसका? जल का और तरल हाइड्रोजन का, याद रखिएगा, ये पता भी लगाएगा। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य तो क्लियर हो गया है, जल और तरल के हाइड्रोजन का यह पता लगाएगा। दूसरा उसका उद्देश्य है टाइटन के सक्रिय मीथेन चक्र की जांच करेगा कि टाइटन में जो मीथेन है वह किस तरीके से, उस तरीके से उसका चक्र है, सर्किल है, उस मीथेन की जांच करेगा। वायुमंडल में और उसकी सतह पर प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान के अन्वेषण का भी वह कार्य करेगा। टाइटन पर विभिन्न स्थानों का पता लगाएगा कि मान लो कहीं अगर ज्वालामुखी फट रहा है तो किस तरीके से है, या नहीं फट रहा है तो कौन सा नहीं फट रहा है, विषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, वहां पर समुद्र है कि नहीं है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं, वहां पर वह पता लगाने की कोशिश करेगा। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य टाइटन का यही, टाइटन पर होगा। किसका? ड्रैगन फ्लाई का। ठीक है। टाइटन के बारे में समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिस तरीके से पृथ्वी का चंद्रमा है। इसकी सतह पर तरल पदार्थों के प्रवाह का एक पृथ्वी जैसा चक्र भी है। तो क्योंकि अब ये साइंटिस्ट हैं और इन्होंने देखा है कि जो तरल पदार्थ का प्रवाह है जो पृथ्वी पर पाया जाता है, ऐसा वहां पर भी टाइटन में एक चक्र नजर आया है। घने वातावरण का एकमात्र चंद्रमा कहा जा सकता है, जो घना वातावरण वहां पर पाया जाता है। नासा ने पहले वर्ष 2005 में ह्यूजेंस नामक एक छोटी प्रोब टाइटन के बादलों में भेजी थी, क्या रखेगा। तो इसी के अनुमान पर ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर एक कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो टाइटन के बारे में याद रखना है, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है, क्या है? एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट को स्टाफ पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा? स्टाफ पुरस्कार मिला हुआ है। तो भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे को स्टाफ पुरस्कार जो मिला है उसको देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है? तो आपको पता होगा कि हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिसको हम RGIA भी कहते हैं, RGI का मतलब है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत के हैदराबाद को, किसको? भारत के हैदराबाद को याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में इसको पुरस्कारित किया गया। ठीक है। यह पुरस्कार स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा। तो यह पुरस्कार दिया गया है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा। ठीक है। अब राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। 2008 में बेगमपेट हवाई अड्डे के स्थान पर इसको निर्मित किया गया था। इसको राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब कि पब्लिक पार्टनरशिप, यार कैसे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसको बनाया गया है। सबसे बढ़िया, भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ये। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला हुआ है। साथ में
धातु शिल्प को भी जीआई टैग मिला है। कैसे? ढलुआ धातु शिल्प को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो तिरंगा बर्फी को आप देख पा रहे होगे, कहाँ की है? वाराणसी की है। तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु जो मूर्ति बनती है उसको जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो अब यूपी की बात की जाए, कितने उत्पादों को मिल चुका है? 75 जो प्रोडक्ट है, क्या है? 75 प्रोडक्ट हैं, 75 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अभी हम उत्तर प्रदेश की 75 उत्पादों की जीआई टैग पे पूरा वीडियो बना देंगे, जिसकी एग्जाम के पहले जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाए और आप लोग समझ सके, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा कि रामसर स्थल भी हो चुके हैं 75, तो इनकी भी एक वीडियो बनानी है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। दोनों वीडियो अलग अलग बना देंगे, देखते रहिएगा। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को मिला है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 उत्पाद हो चुके हैं जीआई टैग, जिसमें से 58 हस्तशिल्प हैं, हाथों से बनाए जाते हैं, 17 कृषि एवं खाद्य उत्पाद है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। इंपोर्टेंट बात क्या है? यूपी का स्थान अब सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला हो चुका है, क्योंकि 75 कम नहीं होते हैं ना। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो यह मुख्य रूप से ऐसी कृषि संबंधी, प्राकृतिक या फिर विनिर्मित वस्तुओं को दिया जाता है जिनमें अनूठे गुण होते हैं, ख्याति प्राप्त होती है, भौगोलिक उद्भव के कारण जुड़ी अन्य लक्षण की विशेषताएं पाई जाती हैं। एक इनमें ऐसी कोई विशेषता हो जो कहीं नहीं मिलती है, एक ऐसी ख्याति प्राप्त की हो जो कहीं नहीं प्राप्त की गई है, ऐसा एक भौगोलिक होना चाहिए। कैसा? एक भौगोलिक होना चाहिए जो यहीं पर मिलता है, और एक ऐसे लक्षण को भी दर्शाता है जो कहीं और किसी चीज में लक्षण नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से इसको भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग बोला जाता है और दिया जाता है। एक प्रकार का क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। क्या होता है? बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। भारत में जीआई टैग के पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो विनियमित किया जाता है अधिनियम 1999 के तहत, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम के तहत। ठीक है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु भारत में है। इसका पंजीकरण मात्र 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। ये इंपोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि है कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 वर्ष के लिए, या फिर 25 वर्ष के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 10 साल के लिए इसको मान किया जाता है। कितने? 10 साल के लिए। 10 वर्ष के बाद क्या होगा? पंजीकरण को फिर से आपको नवीकरण कराना पड़ता है, तो नवीकरण फिर से करना पड़ता है 10 वर्ष के बाद। ठीक। नेक्स्ट जो हमारी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स भी है, भारत और फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल की आपूर्ति की गई है, सप्लाई की गई है सुपरसोनिक मिसाइल की। तो इसको बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में हमारी ऐप भी है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, आप इसको डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं फ्री में, आप लोग उसको लगा सकते हो, वीडियो की देख सकते हो, साथ में पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। हम देखते हैं भारत और फिलीपींस में जो ब्रह्मोस की क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल की जो आपूर्ति की गई है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जनवरी 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 2,966 करोड़ रुपए का सौदा किया था, जिसके भारत और रूस के बाद फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। आपको पता होगा जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये कौन बना रहा है? भारत और रूस मिलकर बना रहा है। लेकिन अब भारत और रूस के अलावा किसको मिलने वाला पहली देश बन गया है? तो है फिलीपींस देश बन गया है। कौन सा? फिलीपींस देश बन गया है जिसके पास ब्रह्मोस मिसाइल भी होगी, और ये भारत और रूस के बाद पहला देश है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझते हैं। इसका विकास कौन कर रहा है? ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। यह कंपनी भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ का संयुक्त रूप से एक उपक्रम है। यानी कि भारत का कौन हो गया? डीआरडीओ हो गया, आप लोग पता ही होगा, और रूस का कौन सा है? एनपीओ है, जो कि ज्वाइंट रूप से बना रहे हैं। ब्रह्मोस नाम किस तरीके से पड़ा है? तो भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके नाम पर ब्रह्मो, और रूस की जो मस्काबा नदी है उसके नाम पर सा, तो मस्काबा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र और मस्काबा को मिलाकर ब्रह्मोस नाम दिया गया है, ये इंपोर्टेंट है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है, जिसमें पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन का प्रयोग किया जाता है और दूसरे में तरल रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। रैमजेट इंजन उड़ान के दौरान वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ले लेता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन भरने की आवश्यकता नहीं होती है। जब यह उड़ान के पथ पर होता है तब यह वायुमंडल से ही, यार के वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, जिससे यह मिसाइल वजन में हल्की हो जाती है, उच्च ईंधन क्षमता वाली भी प्रदान कर दी जाती है। क्योंकि जब इसमें ऑक्सीजन नहीं भरा जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके भार को कम हो जाएगा, जब भार कम हो जाएगा तो हल्की हो जाएगी, और जब हल्की हो जाएगी तो यह
हाई ईंधन मतलब कि उच्च ईंधन क्षमता भी इसमें भरी जा सकती है, कहीं ना कहीं इसकी जगह ईंधन ले लेगा। इसे जल में, थल में और वायु में छोड़ा जा सकता है। सबसे इंपोर्टेंट क्या बात है, चाहे जमीन में हो या पानी में हो या हवा में हो, कहीं से भी इसको छोड़ा जा सकता है। इसकी क्षमता क्या है, तो ट्रायड कहा जाता है, इसकी क्षमता को ट्रायड कहा जाता है, क्योंकि यह तीनों जगह छोड़ी जाती है तो इसको ट्रायड कहा जाता है। इस मिसाइल की रेंज क्या है, तो मिसाइल की रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक इसकी मिसाइल की रेंज है। तो आप सोचिएगा अगर दिल्ली से छोड़ते हैं तो कहाँ कहाँ जा सकती है, हमारा निशाना आप लोग सही समझ पा रहे हैं ना, कहाँ कहाँ जा सकती है। बिल्कुल, इस मिसाइल 2.8 मेक यानी कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह वार करने में सक्षम है। याद रखिएगा 2.8, आप समझ रहे हो, 2.8 जो मेक होता है ना, वो 3000 किलोमीटर मतलब कि 3000 किलोमीटर इसको जाना है तो एक घंटे में, सोचो एक घंटे में यह 3000 किलोमीटर की गति से वार कर सकती है, मतलब इसमें इतनी क्षमता होती है। इसका सबसे इंपोर्टेंट, इसका क्या इंपोर्टेंट है, दागो और भूल जाओ, मतलब कि एक बार आपने अगर इसको छोड़ दिया तो मतलब फिर भूल जाओ, अपने टारगेट तक ही पहुंच के ही मानेगी। तो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। सबसे इंपोर्टेंट बात, लॉन्च करने के बाद इसकी मार्गदर्शन में की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप ये मार्गदर्शन बना लेती है। 10 मीटर की ऊंचाई के उड़ान पथ पर हो तब इसे रडार की पकड़ में नहीं आती है। क्या बात की मैंने, 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और यह रडार की पकड़ में नहीं आती है। ब्रह्मोस मिसाइल की वजन क्षमता कितनी है, तो 250 से लेकर 300 किलोग्राम की क्षमता है, तो काफी हल्की है। यह परमाणु वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। क्या, परमाणु का जो वॉरहेड होता है उसको यह ले जा भी सकती है। तो मैंने जो यहाँ पर 5 करंट अफेयर्स की बातें की हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारी ये सीरीज अब डेली स्टार्ट हो, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की बेस पर ही इसको बनाया हुआ है। जो हमारी डेली करंट अफेयर्स आती थी उसी में मैंने संशोधन कर दिया है। अब मैं इसको द हिंदू के एनालिसिस पर ला रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होना चाहिए। वीडियो इंपोर्टेंट, देखो ऐसा होता है लोग कम देखें पर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो, तो इसका मकसद हमारा यही है। तो आज के लिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।